आज हम प्रियम्बल की क्लास 2 करेंगे। हमने कल प्रियम्बल में क्या सीखा, याद है? क्या सीखा भाई हमने? कि प्रियम्बल में कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स कुछ हैं, जैसे कि सोशलिस्ट या सेक्युलर, है ना, ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स थे। तो कल हमने कुछ वैसे वैसे डिस्कस किया था। एंड आज हम प्रियम्बल को पहले देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको मैंने कहा भी था कि आप लोग पढ़ के आना। पढ़ा आप लोगों ने? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये जो प्रियम्बल है, इसको बोलते हैं प्रस्तावना हिंदी में। ये कौन से देश से इंस्पायर्ड है? अमेरिका से। तो ये अमेरिका से इंस्पायर्ड है जो प्रियम्बल है। और इस प्रियम्बल में हम आपने पूरा क्रैम करना है, ठीक है जी? ये पूरा आपने क्या मारना है? रट्टा मार लेना है, एक एक शब्द। यदि प्रियम्बल में से सपोज 3 सवाल आते हैं, तो अगर आपने रट लिया ना, तो 3 में से एक सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, सिर्फ ये रट के। अंडरस्टैंड कीजिए क्या मतलब है। प्रियम्बल लिखा है, नीचे लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये रिदम में पूरा याद होना चाहिए। रिदम में, आगे पीछे नहीं, कहीं सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर रैंडमली बोल दिया। रिदम वाइज मैंने पहले शब्द कौन सा आता है? सोवरेन, फिर कौन सा आता है? सोशलिस्ट, फिर कौन सा आता है? सेक्युलर, फिर कौन सा आता है? डेमोक्रेटिक, और फिर आता है रिपब्लिक। अब यहां वी द पीपल का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हम भारत के लोग या हम भारत के नागरिक। इसका मैं प्योर हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं हाथों हाथ, ताकि जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको इन लगे कि भाई हिंदी में हमें कुछ और पढ़ा है और यहाँ कुछ और बात बताई जा रही है। तो प्रियम्बल को मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं। हाँ जी, हाँ जी। ये है हिंदी में, आई थिंक। भारत का संविधान प्रियम्बल है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु क्या लिखा है ये? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा की और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मीन्स फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय होकर अपनी अपनी लिखा है यहाँ पे इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 जो भी है, ठीक है, लिखा है। अब इंग्लिश में आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, तो फटाफट अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या है? पावर सोर्स।
पावर सोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, और कहां से लोगों से मिलती है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किसने किया था? लोगों ने किया था, नेहरू ने नहीं किया, गांधी ने नहीं किया। यहां तक नहीं है, इसका जिक्र है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि संविधान भारत में लागू करवाया किसने? पीपल ऑफ इंडिया ने, मतलब उनके नाम पे ऐसा किया गया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया में पावर सोर्स कहां है? उसके लोगों में है। अतः लोग ही बनाते हैं सरकार, और लोग ही सरकार चुनाव के टाइम पे हटा भी सकते हैं, दूसरी पार्टी को भी ला सकते हैं। तो इंडिया में पावर सोर्स कौन है? पब्लिक है। इंडिया की पब्लिक पावर सोर्स है। उसके बाद ये जो सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमारी नेचर बताती है। हमारे संविधान हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पर कोई और दूसरा देश कोई भी हक जमा नहीं सकता, कोई रूल हम पे लगा नहीं सकता है। हमारे अपने रूल्स होंगे। वी आर इंडिपेंडेंट। सोवरेन मीन्स सेल्फ रूल, एंड सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी होंगे, सेक्युलर मीन्स पंथ निरपेक्ष होंगे, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक मीन्स गणराज्य होंगे। एक यहाँ है। इसके बाद आपका क्या है? ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा क्या है? फोकस है। फोकस है हमारा, जो टारगेट है कि हम अपने लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे? न्याय देंगे। हम अपने लोगों को क्या देंगे? आजादी, लिबर्टी देंगे। हम अपने देश के लोगों को समानता देंगे। हम अपने देश के लोगों में भाईचारा बना के रखेंगे। ये हमारे क्या है? टारगेट है। तीन बातें भूलना मत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सोर्स कहां से है? द पीपल ऑफ इंडिया। वहां से पावर आई है, उन्हीं लोगों ने चुना है लोगों को, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इसके बाद ये हमारी क्या है? नेचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर क्या है? सोवरेन भी है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, और रिपब्लिक। ये हमारी नेचर है। और हमारे टारगेट क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हमारे टारगेट है। तो पावर सोर्स, हाँ जी, पावर सोर्स, नेचर और टारगेट, तीन चीजें। ये बनाकर कब स्थापित हो गया था? 26 नवंबर 1909 को रेडी हो गया था, अडॉप्ट हो गया था, बट इसे इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1900। उसके पीछे लंबी कहानी है, फिलहाल टाइम नहीं बताने। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगली बात, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? बिल्कुल ठीक है। सोशलिस्ट, जो कि कहाँ है जी? मैं कल चेंज करता हूं। ये है ना? एक ये वर्ड। दूसरा कौन सा? सही। और इंटीग्रिटी कहाँ लिखा है? यूनिटी एंड, हाँ, इंटीग्रिटी। तीन शब्द। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तीन शब्द थे ही नहीं, ये बहुत लेट ऐड किए गए हैं। सेक्युलर और इंटीग्रिटी लेट ऐड किए गए हैं। अब नॉलेज की बात ये है कि ये तीन शब्द कब ऐड किए गए? बिल्कुल ठीक कहा, जब संविधान में 42nd क्या हुई? अमेंडमेंट। मींस संविधान में 42वां क्या होगा? जब संशोधन, कब? 1976 के अंदर जब ये हुआ तो इसे चेंज कर दिया गया। ये तीन बातें जोड़ दी गई। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और तीसरा इंटीग्रेटिव। तो क्या ये शब्द जोड़ने से पहले क्या इंडिया सेक्युलर नहीं था? सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द स्टार्टिंग में था ही नहीं, तो इसे बाद में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? या फिर यूं कह सकते हैं कि
इंडिया क्या 1976 से पहले सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष था कि नहीं था? था। देखिए बिल्कुल था, लिखा बेशक नहीं था बट था। वी आर सेक्युलर नेशन, हम सेक्युलर थे क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मींस उसकी नेचर से मालूम चलता है। पाकिस्तान जब बना तो उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? इस्लामिक रिपब्लिक। हमारे यहां कहीं हिंदू रिपब्लिक लिखा है? नहीं लिखा है। हमारे यहां रिपब्लिक से पहले शब्द कौन सा है? डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र है। कहीं हिंदू कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट मींस हम पहले से क्या थे? सेक्युलर थे। अदरवाइज पाकिस्तान ने मांग की कि हम एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और इस कारण से काफी मुस्लिम्स यहां से पाकिस्तान चले गए थे। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो फिर इसे हिंदू देश बना सकती थी, हिंदू रिपब्लिक बना सकती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसी स्टेप से मालूम चलता कि वी वर सेक्युलर, माने हम पंथ निरपेक्ष थे। हमें किसी धर्म मजहब से लेन देना नहीं था। हमारे यहाँ सभी मजहब के लोगों के लिए बराबर क्या थी? जगह थी। तो बेशक सेक्युलर शब्द बाद में ऐड किया गया, पर हम सेक्युलर अपने एक्ट से थे, अपने काम से थे, अपने नेचर थे सेक्युलर। कि हम पाकिस्तान जैसा करके नहीं दिखाया, लोगों को यहाँ पहचान दी, मौका दिया, जो भी है। क्या कोई बात समझ आई यहाँ से? हमारे देश का संविधान अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था, ये फर्क है। अगली बात, तीन शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी संविधान के प्रियम्बल के ओरिजिनल नहीं है, ये बाद में जोड़े गए थे, दूसरी बात है। और तीसरी बात जो आपको डिटेलिंग में जाननी चाहिए वो ये कि जो हमारा सेक्युलर नेचर है वो बिगिनिंग से था बट कहीं लिखित में नहीं था, उसे लिखित में ऐड कब किया गया? 1976। ठीक है जी। अब आगे बात की जाए कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि इन शब्द बनाने पड़ गए। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी जो नेचर कैसे होनी चाहिए, उसके साथ से प्रभावित हो कि गवर्नमेंट हमेशा हमेशा जनता का जो वीक तबका है उसके पक्ष में काम करे, काम करे। सेक्युलर और इंटीग्रिटी इंडिया बिक नहीं होना चाहिए, जो भी उसको तोड़ने की बात कहेगा तो उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिया एक रहना चाहिए। डन। जोड़ते समय ये जो थे संविधान में, तो भारत गवर्नेंस किसकी थी? इंदिरा गांधी, है ना? तो इंदिरा गांधी, इट मीन्स ये दिमाग किसका है? इंदिरा गांधी का, कि ये शब्द जो है इसके अंदर जोड़िए। सही है। इंदिरा गांधी सेक्युलर थी, इसमें कोई शक नहीं है, और सेक्युलर और भी काफी लोग थे। इंदिरा गांधी जिसने ऐसा किया, आप जानते हैं कि उनके हस्बैंड जो थे वो गांधी नहीं थे। जो उनके हस्बैंड थे वो क्या थे? उनके हस्बैंड का नाम क्या था? फिरोज खान, एंड ही बिकेम फिरोज गांधी। वो मसला ऐसा था कि इंदिरा गांधी अभी होगी 18-20 साल की, उन्हें फिरोज खान से वही प्यार व्यार हो गया, फिरोज खान से। अब नेहरू की एक ही औलाद, उनकी बेटी इंदिरा, और नेहरू चाहते थे कि उनके बाद पीएम कौन बने? इंदिरा गांधी बने। जिसके लिए जरूरी क्या था कि वो हिंदू धर्म की हो। मेजोरिटी कौन है? नेहरू सेंस कर गए थे कि अगर ये मुस्लिम धर्म में शादी करती है तो इसके बाद इंदिरा खान बन जाएगी, तो शायद खान सरनेम के व्यक्ति को भारत में पीएम बनता लोग देख नहीं पाएंगे, और इंदिरा की कमी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी कि भी ये पीएम नहीं बन सकती, क्योंकि ये तो फिर मुस्लिम को करेगी सपोर्ट। की इस देश में जहर जो था हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो काफी टाइम से हो गया था, और
1947 के बाद जब यहाँ से लाशें वहां गई, वहां से लाशें यहाँ आई, 1947 में जब लोग मर मर के काट काट के भेजे जा रहे थे इधर से उधर, वहां से वहां, मार झपट हो रही थी ना। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ तो कुछ यहाँ से कहाँ गए, पाकिस्तान। जैसे मान लो मैं यहाँ से पाकिस्तान चला गया, मेरी बिल्डिंग खाली हो गई, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने फिर जो है वो अटैक कर दी, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं तो मैं अपने फूफा या मौसी किसी को बोल रहा हूँ कि देखो मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान में, तुम मेरी बिल्डिंग को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। जो ही पड़ोसियों को मालूम चला कि ये तो जा रहा है पाकिस्तान और इनको छोड़ के जा रहा है कि तुम संभाल लेना, तो उन्होंने उनको, सारा लालच था पैसे संपत्ति का, तो उनको पीटा और वहां से भगा दिया। फिर क्या हुआ, जो चीजें यहां हुई चीजें फिर वहां भी हो रही हैं, या शायद ये चीजें वहां स्टार्ट हुई होंगी और फिर यहां उनको रिपरकशंस आ रहे थे। तो जो वहां से हिंदू यहां आ रहे थे उनकी संपत्ति पे भी क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था, वहां संपत्ति कब्जे में ली जा रही थी, जिस कारण से हेट्रेड इतनी बढ़ गई कि जो ट्रेन यहां से लाहौर जा रही है, लाशों से जा रही है, लाहौर से ट्रेन यहां आ रही है, लाशों से भरकर आ रही है, रिप्लाई दिया जा रहा है, रिप्लाई दिया जा रहा है इस तरीके से। तो हेट्रेड तो बहुत बढ़ गई थी 1947 में। इमेजिन करिए जरा, उसके बाद कोई पीएम मुस्लिम सरनेम के साथ होता या मुस्लिम हो, तो आई डोंट थिंक उसे मेजोरिटी हिंदू वोट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, अगर मुस्लिम कोई अगर बन गया पीएम तो फिर ये मुस्लिम का हितैषी होगा, हमारे तो हितैषी होगा नहीं। ये एक प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में है, जिस कारण से इंदिरा गांधी की जो ये दुविधा थी, तो नेहरू ने उनको बोला होगा कि नहीं, यहां तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती है, दैट्स इट। तो उसने फिर ना खाना ना खाने का ड्रामा किया होगा, कुछ कुछ किया होगा, या मैं अपनी नस काट लूंगी या अपनी गर्दन काट लूंगी, कुछ ऐसा बोला होगा। एंड देन नेहरू पिता बिकेम इमोशनल आफ्टर ऑल, तो वो गए अपने गुरु गांधी के पास कि गांधी समस्या आ गई, गांधी जी बापू समस्या आ गई है कि मेरी बेटी इंदिरा जो है वो उससे शादी करना चाह रही है और कोई सोल्यूशन निकालो इस चीज का, क्योंकि अगर शादी वहां हो गई तो फिर जो इसका पॉलिटिकल ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर गांधी जी ने सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना मैं उसे अडॉप्ट कर लूं, इतने बड़े बच्चे लिया गांधी जी ने, तो उन्होंने उसको अपना बेटा, मुंह बोला बेटा बना लिया। एंड देन जब मुंह बोला बेटा बना लिया तो सरनेम चेंज एंड ही बिकेम फिरोज गांधी एंड इंदिरा नेहरू बिकेम इंदिरा गांधी। दिस इज द स्टोरी। तो इंदिरा एक ऐसे परिवार से आती थी जहां पे मल्टीपल रिलीजन है, ये तो हम पहले से देख रहे थे, प्लस कांग्रेस पार्टी पहले से देखें आप तो उसकी नेचर कैसी रही है, सेक्युलर पहले से ही, मन किसी एक धर्म को प्रेफरेंस वो नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल जब आप जानते हैं कि महमूद अफ गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा फोड़ा तहस नहस भी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इतना सोना संपत्ति जेवरात यहाँ थे सोमनाथ में कि जब उसे ऊंट में भर रहा था तो एक ऊंट लोड हुआ, उधर पहुंच चुका था गजनी में, दूसरा यहाँ लोड हो रहा था, इस लाइन में चले हुए थे, माने कतार में ऊंट चले हुए थे और यहाँ ऊंट लोड हो रहा था और कतार में अगला ऊंट जो है वो गजनी पहुंच चुका है, इतनी लंबी लाइन लगी थी ऊंट की। ये एग्जैजरेशन हो सकती है, और इंडिया वालों का सामान भी ऊंट पर लाद देंगे ना तब भी जो है वो इतनी लंबी ऊंट, वैसे इतने ऊंट लाए कहां से, क्या इतने ऊंट हो सकते हैं कि यहां से गजनी लाइन में खड़े कर दो आप, राइट? तो मेरी समझ में नहीं आता, एग्जैजरेशन होती है ज्यादातर लिखी हुई, तो वो चीज है। एंड देन वहां के फिर लोगों ने क्या करा, आजादी के बाद पैसा डोनेशन वगैरह इकट्ठा किया और सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाया। वहां के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, जो पैसे वाले लोग थे, चंदा दिया, डोनेशन दी, तो भव्य मंदिर बना। और उसकी इनॉग्रेशन के लिए राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उनको बुलाया गया उसके लिए कि आप इनॉग्रेशन करें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, जैसे अभी मोदी कहाँ गए थे, क्यों, प्राण प्रतिष्ठा के लिए ना, भगवान राम की, तो मंत्रोच्चारण हो रहा है और मैंने उस मूर्ति में भगवान डाले जा रहे हैं, जान जैसे एक रूह डाली जा रही है भगवान की। तो जब उनको बुलाया गया वो चल पड़े थे, रास्ते से नेहरू ने उनको वापस बुला लिया था कि आप एक सेक्युलर देश के प्रेसिडेंट हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी मंदिर का कार्यक्रम
इनॉग्रेशन करने जाए, ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा बाकी धर्म के लोगों के ऊपर। तो नेहरू ने उनको वापस बुला लिया था। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की प्रोसेस में या इस तरह के एक्शन में नेहरू सेक्युलर दिखते हैं आपको कि एंटी हिंदू दिखते हैं? दो तरह के व्यूज बनेंगे। एक तबका बोलेगा कि सेक्युलर, उनकी सोच क्या थी कि अगर एक के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो कल कोई मौलवी बुला लेगा कि जिधर कुछ हलवा बट रहा है आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ। कोई कल कृष्ण बोलेगा कि यहाँ ऐसा होने वाला, प्लीज यहाँ आ जाओ। तो फिर सबको पैसिफाई करने के चक्कर में यहाँ रहेंगे और कहीं अगर नहीं गए, जैसे आप मान लो अपनी कजन की शादी में गए और दूसरी की नहीं गए, तो फिर क्या होगा? उसके उसमें टाइम कैसे मिल गया? हमारे में तेरे एग्जाम लगे थे या हमारे में ही तुझे पढ़ाई करनी थी, है कि नहीं? इट मीन्स या तो किसी के यहाँ मत जाओ, डिफॉल्टर बन जाओ। आते तो नहीं इसलिए मत दो, कहीं तो आते ही नहीं है, ऐसा कि नहीं है? बट आप यहां गए और वहां नहीं गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। शायद नेहरू का वही दिमाग चला होगा कि अगर अभी हिंदू के यहां चले गए, कल परसों कोई काम हो जरूरी प्रेसिडेंट को और मुस्लिम ऑफर लेके आए कि जी हमारे यहाँ कोई ये खुलने वाली मस्जिद है, फलना है, प्लीज उसका उद्घाटन करना है, कृपया आप चलें। वो कहते ये तो हमारा नहीं है, ये तो हिंदुओं का राष्ट्रपति है। तो उस समय नेहरू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कैसे दिखता है? सेक्युलर। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू वॉज एंटी हिंदू, उन्होंने क्यों जाने नहीं दिया उसको। बट मैं अब उनकी सपोर्ट में कुछ कहता हूं। वैसे माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि नेहरू क्या है? सेक्युलर है, क्योंकि मैंने आपका कजन का एग्जांपल दिया ना, एक के यहाँ गए दूसरे के यहाँ नहीं गए, पेपर थे लगे हुए, प्रैक्टिकल लगे हुए, प्रैक्टिकल। तो वो कहते हैं रात को क्यों नहीं आ गए तुम लोग, कोई ट्रेन लेके चंबा से ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी, या कुछ भी मतलब एग्जैजरेट करते हैं कि भाई तुम कुछ भी करके आ सकते हो, आपके पास आंसर नहीं हो। तो दूसरा तबका क्या बोलता है कि नेहरू वॉज एंटी हिंदू, क्योंकि हमारा जो देश है इसकी आप नेचर समझो, इसकी आप क्या समझो? नेचर। इंडिया ओरिजिनली कैसा नेशन था? अवैदिक नेशन, काइंड ऑफ हिंदू नेशन। मंदिर कहां को बिलोंग करते हैं? भारत को। और चर्च कहां बिलोंग करते हैं? यूरोप को। और मस्जिद कहां को बिलोंग करती हैं? सऊदी अरेबिया को। वो कॉन्सेप्ट वहां से पैदा हुआ। तो इट मींस ये सारे जो बाकी मजहब हैं कहां से आए हैं? बाहर से इधर आए हैं। और हिंदू यहां का क्या है? ओरिजिनल है। तो यहां की सभ्यता संस्कृति कौन सी है? वैदिक सभ्यता एंड संस्कृति। वैदिक सभ्यता और क्या है? यहाँ की संस्कृति है। यदि एक समय किसी ने उसे उजाड़ फेंका हो, जैसे महमूद अफ गजनी एंड खलजी एंड औरंगजेब, इन्होंने कई मंदिर तोड़वाए और उसे उजाड़ फेंका हो, और जबरन तलवार के दम पर यहां इस्लाम स्थापित करने की कोशिश की हो, तो आजादी के बाद हमारे देश की संस्कृति को दोबारा से उसी फॉर्म में लाने की अगर कोशिश की जाती है और उस कोशिश में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो क्या वो सेक्युलर नहीं होगी? दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सही कि नहीं है? दैट इज वाई आज 1947 के बाद सभी मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी जरूरी है। मगर प्रधानमंत्री मोदी का अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना बाकी मजहब के लोगों के लिए, स्पेशली मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए लग रहा है कि ये आदमी तो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम के फंक्शन में खास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत तो आएगी। दैट इज वाई डेमोक्रेसी में जनता जिसको चुनेगी वही बनता है प्रधानमंत्री, और उसकी फिर जैसी सोच होगी वैसे वैसे वो चीजें करेंगे भी, है ना कि नहीं है? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क इज, प्रधानमंत्री मोदी आरती करते हैं 3 घंटे, मगर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते मुस्लिम की उसमें या चर्च के उसमें, क्यों इतने फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते? तो क्या मोदी सेकुलर नहीं है? व्हाट डू यू से? आपकी नजर में क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंटली इज नॉट सेकुलर?
कम्युनल है, सेक्युलर नहीं है। तो उत्तर यहां से यह आता है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कम्युनल है तो उसके किससे दिखती है? वो उसके लॉ मेकिंग से, ठीक है जी। किससे दिखेगी? वो उसके लॉ मेकिंग से और पॉलिसी से, लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी। किसी भी गवर्नमेंट को आपने जज करना है तो कि उसकी लॉ मेकिंग कैसी है और उसकी पॉलिसीज कैसी है। तो क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हिंदू और बाकी मजहब के लिए और मुस्लिम के लिए नहीं है? गवर्नमेंट की कोई भी लॉ ऐसा है जो हिंदुओं के लिए है मगर मुस्लिम्स के लिए वो उस पक्ष में नहीं है? हाँ जी, नहीं, बट CAA इज आउटसाइडर कम्युनिटी। तो CAA है जो बाहर के लोग हैं सताए हुए, उनको शरण देने की बात है। बट उस सताए हुए में मुस्लिम्स में से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो सताए हुए लोग हैं उसमें मुस्लिम्स के अलावा आप देखते हैं जो भी हैं फिर सबको शरण मिली कहां पे? भारत में। ये CAA है 2019 का लॉ, इसे अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि फिर सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि मुस्लिम को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का बोलना क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कैसी कंट्री है? इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक। तो जो इस्लामिक देश होता है वहां पे नॉन इस्लामिक को काफिर बोलते हैं और उनके साथ क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन। जिस कारण से अगर वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर भारत आ रहे हैं, उनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको शरण देंगे। उनका बोलना क्या है कि प्रताड़ित वहां पे मुस्लिम भी हैं, बट कौन से वाले? शिया मुस्लिम। सुन्नी उन पे जुल्म करता है, सुन्नी उन पे जुल्म करता है, तो उनको भी शरण दो। तो गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा इस कारण से ही कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है। छोड़ी सी इसको। फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा। ये जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी है, ये कौन से क्रांति से आए थे? फ्रांसीसी क्रांति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है जी, इसे अंग्रेजी में फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं और हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति बोल देते हैं। ये तीन चीजें वहां से आई थी। जस्टिस, कैसी जस्टिस? सामाजिक, सामाजिक न्याय। क्या होता है सामाजिक न्याय? समझे आप लोग? कि समाज में ऊंच नीच ना हो, सब क्या हो? बराबर हो। कोई ये नहीं कि हिंदू है तो ऊपर है, मुस्लिम है तो नीचे है, कोई अपर कास्ट है, क्षत्रिय है तो थोड़ा ऊपर है और दलित है नीचे है, ऐसा ना हो। तो जस्टिस किससे मिले आपको? इकोनॉमिक, सॉरी सोशल। क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स आर्थिक न्याय मिले। यदि आप काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं अगर दिहाड़ी लगा रही हैं, उनको मिल रहा है 200 रुपए और पुरुषों को मिल रहा है 400 रुपए, तो ये भी क्या हुई? डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिकल बेसिस पे, राइट? एक तो ये है। दूसरा पॉलिटिकल, माने सभी को पॉलिटिक्स में जाने के अधिकार हो, राइट हो। पॉलिटिकल जस्टिस, ये ना हो कि भी कोई क्लास है वही जा रही है पॉलिटिक्स में और बाकी नहीं जा रहे हैं, बाकी को इसमें अलाउड नहीं है, इस तरह से। लिबर्टी किसमें? थॉट एक्सप्रेशन। थॉट मीन्स आपकी राय है, रखने की आजादी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन डिफरेंट तरह के होते हैं। लिखना क्या है? अखबार में एक्सप्रेशन है। कार्टून बनाना क्या है? एक्सप्रेशन है। पेंटिंग बनाना क्या है? एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन बहुत सारे होते हैं। आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो भी क्या? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेस करना खुद को किसी भी फॉर्म के अंदर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। बिलीफ क्या होता है आपका? बिलीफ एंड फेथ मीन्स, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, क्या ये सारे धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में है? क्या इनके पीछे जो संदर्भ है धार्मिक है? बिलीफ, फेथ कैसे होते हैं? धार्मिक है ना। अच्छा, क्या बिलीफ और फेथ में फर्क होता है कि नहीं होता है? वैसे बिलीफ और फेथ में फर्क होता है। फेथ बिल्कुल प्योर धर्म होता है। फेथ पूरा क्या होता है? धार्मिक होता है। मैं पूछा आपका आपका फेथ क्या है, तो आप कहेंगे हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या सिखिज्म है। तो फेथ क्या होता है? प्योर धर्म। और बिलीफ जो है वो प्योर धार्मिक शब्द नहीं है। बिलीफ और फेथ में फर्क होता है, पर चूंकि उन्होंने यहाँ बिलीफ, फेथ को धर्म ही कैटेगराइज कर दिया कि धर्म के बारे में है ये। अच्छा, क्या भगवान कण कण में है? भगवान हैं कण कण में बसे हुए कि नहीं है?
हैं बसे हुए? आप सब लोग मानते हैं भगवान में, तो क्या भगवान यहाँ प्रेजेंट है हमारे बीच में कि नहीं है अभी? अरे बोलते नहीं कि कण कण में भगवान है भाई, सीधी सी बात है। तो है ना हमारे बीच में भगवान। हो सकता है कि किसी भी फॉर्म के अंदर हो, भगवान है। ये हमारा क्या है? फेथ है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। केवल प्रूव करके दिखाओ, प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव मानना पड़ेगा कि है जी। तो फेथ बिना किसी लॉजिक के होता है, बिना किसी तर्क के होता है, पर बिलीफ तर्क के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, तार में क्या है? बिजली है ना, बिजली। या का बिलीफ है कि फेथ है? कि फेथ है, ये बिलीफ है। आप बोलेंगे बिलीफ क्यों करना है नहीं, बिलीफ पर विश्वास कि इसमें है, क्योंकि बल्ब अगर जल तो इसके अंदर क्या चल रही है? दौड़ रही, तभी चल रहा है, तभी चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि तार में जब करंट होता है तो उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमने कभी इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं? नहीं देखे। इतना सूक्ष्म पार्टिकल है। आप जानते किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनते हैं फिर सारे कंपाउंड और पूरा बनता है मटेरियल। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी चीज, हम उसे देख तक नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा क्या है? विश्वास। विश्वास ही है ना। किसने देखा इलेक्ट्रॉन को? तो ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, पर मानते हैं ना हम लोग। भगवान को देखा है आपने और मैंने नहीं, पर वो क्या है? फिर फेथ है कि हम उसके पीछे लॉजिक नहीं दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है क्या? तो हाँ होता है। देखा है क्या? नहीं देखा है, बट ये क्या है? फिर आपका बिलीफ है। अरे अर्थ में एक नॉर्थ पोल है, क्या है? देखा आप लोगों ने? कैसे मान लिया? 2 और 2 कितने होते हैं? क्यों होते हैं 4? 5 क्यों नहीं होते? तो ये आपका क्या है? ये बिलीफ हुआ आपका। इसके पीछे है कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जब हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं उसी सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो बिलीफ कोई भी तर्क नहीं है। ये बात यहां से है। अब सारी चीजें हमने यहां से अंडरस्टैंड करी। किसका? अच्छा ये ठीक हुई यहां तक। मीन्स धर्म की सबको क्या? आजाद। धार्मिक आजादी सबको मिलेगी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, आपको धार्मिक आजादी मिलेगी। इक्वालिटी क्या होती है? समानता। किसके साथ? स्टेटस मीन्स तो स्टेटस। ये ना हो कि आप अगर गरीब हैं, अमीर हैं, तो अमीर बड़े वीआईपी बन के जा रहे हैं कहीं पे भी, और आप जो हैं जैसे होता है मंदिरों में, जैसे अगर आप आम आदमी हैं तो लाइन में खड़े हैं 3 घंटे, वीआईपी हैं तो बीच में से कहीं से कूद के कहीं से पहुंच कर दर्शन कर लिए, भगवान कर निकल गए 10 मिनट में ही। तो स्टेटस का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी, कि मौके मिले तो सबको बराबर दिए जाए। ये ना हो कि भाई भतीजावाद हो, किसी पॉलिटिशियन का कोई भांजा है, कुछ है, भतीजा है, तो उसको इजीली जॉब मिल जा रही है, और कोई आम आदमी है, कोई किसान के बेटा या बेटे, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से सोसाइटी हमेशा इन इक्वालिटी की ओर बढ़ती जाएगी। तो समानता दी जाएगी सबको। और फर्टिलिटी क्या होता है जी? भाईचारा। भाईचारा बना के रखें। और इंटीग्रिटी मीन्स देश एकजुट रहे, धर्म के नाम पे ना टूटे, ना ही जाति के नाम पे टूटे। तो ये चीज यहां से है, राइट। तो फिलहाल मैंने 25-30 मिनट बात किस पे करी? ओनली प्रियम्बल के ऊपर। तो प्रियम्बल का आपने रट्टा मारना है। अगली क्लास में जब आपको मिलूंगा शाम के अंदर में, मुझे प्रियम्बल रटा हुआ चाहिए, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप में लिख के भी दिया था कि आपने याद करके लाना है। और पूरा सिस्टमैटिक, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं कि पहले सोवरेन आ रहा है तो कभी सेक्युलर आ रहा है, कभी डेमोक्रेटिक आ रहा है, ऐसा नहीं। रिदम वाइज, फिर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये पूरा रटा होना चाहिए।
रटा हुआ ना चाहिए। करेंगे आप ऐसा? तो शाम तक 4 बजे तक आपने सारा ही क्रैम कर देना है। मैं आपसे पूछूं तो आपने यहां स्टार्ट होना और यहां खत्म होना है। पूरा यहां स्टार्ट हुए और यहां खत्म हुए। फिर कोई आपसे पूछ ले कि प्रेम्बल क्या चीज होती है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से बोलो, बंदे को स्ट्रेस हो जाए कि यार ये क्या है यार। बेशक यहां से क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही आए, और इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, कुछ एडवांस चीज करके आया है। चलिए 4 बजे मिलते हैं इसके बाद। अभी लॉग इन किया जरा व्हाट्सएप में जाना, उसमें अच्छा जी। कौन? अच्छा सर।
तो आइए, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संविधान में। और हम सबसे पहले बात करेंगे प्रीएम्बल की। PREAMBL, प्रीएम्बल जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। तो प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। कोई प्रस्तावना किस कॉन्स्टिट्यूशन में, फटाफट से। हाँ जी, यानी फर्स्ट पेज पे लिखा होता है। ठीक है, तो आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, मगर एक बात आप जान जाइए कि प्रीएम्बल सिंपली क्या है। तो किसी भी संविधान का आईडी कार्ड है, संविधान का पहचान पत्र, आईडी कार्ड। सो इट इज द आईडी कार्ड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान का पहचान पत्र होता है। आप जब स्कूल जाते हो या कॉलेज, तो आपकी एक आईडी बनी होती है जो आपकी गर्दन में लटकी होती है। उससे सिर्फ क्या मालूम चलता है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं। आपका शायद पेरेंट्स का फोन नंबर या आपका फोन नंबर या जो भी है, बच्चों में ऐसा करते हैं। आप किस क्लास के हैं, क्या हल्की फुल्की चीजें, आपका ग्रुप क्या है, या स्कूल में हाउसेस होते हैं, कौन सा आपका हाउस है, नहीं होती है। इट मीन्स एक पर्सन के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी हो सकती है वो वहां छापी होती है, आईडी कार्ड में होती नहीं होती है। आपका आधार कार्ड है, सबका बना हुआ है। आधार कार्ड पे क्या इंफॉर्मेशन डाली गई है, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन की, आपका गांव कहाँ है, आपका तहसील वगैरह कहाँ है, और हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन माने जो आपके बारे में जरूरी है। बट क्या आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ भी इसमें शामिल होता है? नहीं है। मैंने सिंपल सी बात क्या है कि जैसे हमारी आईडी क्या है, आधार कार्ड, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की आईडी क्या है, प्रीएम्बल। जैसे हमारी आईडी से हमारे बारे में एक ओवरव्यू मिलता है कि अच्छा हम कहाँ के रहने वाले हैं, मोटी जानकारी मिलती है, वैसे ही प्रीएम्बल पढ़ने से कॉन्स्टिट्यूशन की एक मोटी सी जानकारी प्राप्त होती है। सवाल ये कि प्रीएम्बल में लिखा ऐसा क्या है जो संविधान की ट्रू नेचर को बताता है। प्रीएम्बल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावना में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो हमारी जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे सोशलिस्ट, कि इंडिया कैसा नेशन है, सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिस्ट मींस? समाजवादी। हमारा देश समाजवादी है। ये बात कहां से ली गई है? रशिया से। ये बात रूस से ली गई है, रशिया से ली गई है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो जनता की है और जनता के लिए काम करेगी, राइट? गवर्नमेंट will work for एक तरह से पुअर और मार्जिनलाइज्ड। इसका क्या है? जो वंचित होते हैं, गरीब और वंचित हैं, सरकार उनके लिए काम करेगी। जो तो सोशलिज्म का, समाजवाद का। समाजवाद का अर्थ क्या है कि भाई आप समाज के सबसे वंचित तबके के लिए काम करते हैं। जो ऑलरेडी अच्छी स्थिति में है उसके लिए काम करना कोई जरूरी नहीं, वो खुद के लिए ठीक सिस्टम कर रहा है, अपने लिए ठीक व्यवस्थाएं बना रहा है। पर जो वंचित तबका है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो गरीब तबका है, बीपीएल, उनके लिए गवर्नमेंट व्यवस्थाएं करे और करती भी है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम पे कई स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है।
बीपीएल के नाम पे कई स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है। अभी कल ही आज ही डिस्कस हुआ कि जो अभी 1500 रुपए देने की जो बात हुई है सुखू सरकार के द्वारा, वो सबको नहीं मिलने वाले हैं। वो किनको मिलने वाले हैं? शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं और बीपीएल ने। फिलहाल ये बात निकल के बाहर आई है। अभी जब गवर्नमेंट देना चालू करेगी तो मालूम चलेगा भी आपके खाते में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो क्लैरिटी से मालूम चलेगा। इनके पिछले कल भी भाषण देते समय सुखू जी ने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के लिए 18 साल से ऊपर है 1500 रुपए मिलने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल अप्रैल फूल बनाया होता ना उस दिन। नोबडी नोज दैट कि 1 अप्रैल को सबके खाते में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बट आपने कहा कि भाई इसमें सभी महिलाएं नहीं, इसमें बीपीएल प्लस शेड्यूल कास्ट है तो मिलेगा। पर ये सीएम की ओर से भी क्लियरली कहा नहीं गया, इस कारण से हम सभी कंफ्यूजन में है। बट चलो अगर इनकी बात सही मान ली जाए तो सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम कर रही कि नहीं कर रही है। जो रिजर्वेशन दी गई, कोटा दिया गया, वो किसके लिए दिया गया? ताकि वो तबका उठ के ऊपर आए। तो समाजवाद इसी को तो बोलते हैं कि समाज का सबसे निचला तबका जो है उसको ऊपर उठाने का कार्य करना। अब इस पे कई लोगों की टिप्पणी होती है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो है वो आपने इतनी रिजर्वेशन क्यों दे दी है, क्यों इतने बेनिफिट्स दिए हैं? तो रीजन क्या है? एक लंबे समय के साथ इनकी जो पहचान थी एज ट्राइब और एज शेड्यूल कास्ट, इस पहचान के कारण ये डिस्क्रिमिनेट हुए हैं। डिस्क्रिमिनेट, इनको बराबर मौके नहीं दिए गए, डिस्क्रिमिनेशन हुई। डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि आजादी से पहले जो बड़े बड़े पद थे उन पदों पे अपर कास्ट विराजमान थे और वो अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी। डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ दैट आजादी के बाद इनका उन पावरफुल पोजीशन पर आना जरूरी था या इनका गवर्नमेंट जॉब में आना जरूरी था। इनकी भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट थी। बहरहाल तो आप समझे कि प्रियम्बल में लिखा जो समाजवाद शब्द है, समाजवादी शब्द है, उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने देश के दबे कुचले वर्ग का बिल्कुल ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी। जैसे परिवार में जो सबसे जो कमजोर बेटा होता है, पढ़ाई लिखाई खास की नहीं है, तो जो पेरेंट्स हैं उसके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ठीक कर रहे हैं वो तो कुशल मंगल है ही है। जो बिल्कुल कमजोर होगा, यदि पेरेंट्स की पेंशन है तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी, जिस कारण से वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। सही कि नहीं है? तो ये तरीका है। सोशलिस्ट के बाद एक और हम शब्द कहें कि प्रियम्बल में और कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है इसके अलावा? हाँ जी, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है जी? संप्रभुता। तो इन शब्दों को आप डिफाइन करो पहले कि संप्रभुता क्या होती है, सोवरेन क्या होता है। खुद का स्टैंड, थोड़ा सा क्लियर नहीं बोल पा रहे। इंडिपेंडेंट, ठीक ठीक है, मगर बिल्कुल सटीक नहीं दे पा रहे हैं। किसी दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होना, दबाव नहीं होना। इन शॉर्ट, सोव होता है सेल्फ और रिन होता रूल, है ना। सेल्फ रूल इज कॉल्ड सोवरेन। सेल्फ रूल का मतलब क्या होता है कि हम अपने लिए लॉ खुद बना सकते हैं। अगेन यहां गांधी का जिक्र होगा। गांधी ने कहा कि बंदूक और तलवार से लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। गांधी जी और भगत सिंह के बीच में विचारों का विवाद क्यों था? क्योंकि भगत सिंह वाला जो तबका था वो ये मानते थे कि अगर हम इस भाषा में अंग्रेजों का जवाब दें बंदूक के जरिए, तो हम अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं। बट अंग्रेजों को उस रास्ते या उस तरीके से भगाना बहुत मुश्किल था। क्यों था मुश्किल? क्योंकि जिस सेना का सामना भगत सिंह कर रहे थे, अंग्रेज सेना में ज्यादातर भर्ती कौन थे? इंडियंस थे। तो अगर भगत सिंह मार भी रहे तो किसको मार रहे हैं? इंडियंस को मार रहे हैं। हाँ, टॉप के जो लीडर हैं, जनरल डायर हो, सॉन्डर हो, वो 2-3 नाम आते हैं ना, बाकी इनके नीचे कौन लोग हैं? तो इंडियंस ही है। तो इंडियंस को मार के कैसे उनको बाहर भगा पाएगा? बहुत मुश्किल है।
यदि मान लो मैं उस समय जनरल डायर हूं तो मुझ पे फायर करनी है अगर भगत सिंह ने, तो मेरे इर्द गिर्द सैनिक कौन खड़े हैं? इंडियंस। मैं उनका सीनियर हूं, मुझे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपनी जान दे देंगे उसके लिए। तो इस तरीके से तो कैसे आजादी मिलेगी? क्योंकि इंडियन इंडियन को मार रहा है ज्यादातर केसेस में। चौरा चौरी वाली केस जब हुआ तो उसमें कौन जले थे? इंडियंस ना, जिस कारण से मूवमेंट कमजोर पड़ती है कि भाई इंडियन इंडियन को ही पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये चीज होती है। सोवरेन मीन्स सेल्फ रूल, अर्थात हम अपने लिए कानून खुद बना सकते हैं। तो गांधी का मानना था कि दिशा प्रॉपर होनी चाहिए, और दिशा क्या थी कि हमें क्या मिलना चाहिए? लॉ मेकिंग पावर। जिस दिन हमें लॉ मेकिंग पावर मिल जाएगी तो उस दिन अंग्रेज हम पे सत्ता नहीं रख सकते हैं। हम लोग कौन सा शब्द है जी प्रियम्बल में? सेक्युलर। वैसे सेक्युलर सोशलिस्ट ये शब्द बाद में ऐड किए गए थे, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी बाद में। सोशलिस्ट और सेक्युलर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे ना तब जानेंगे इनके बारे में। तो सेक्युलर क्या होता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? कोई अपना धर्म नहीं है? हाँ जी। किसी भी पंथ के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या होगी? सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। मीन्स धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सेक्युलर है। तो गवर्नमेंट कैसी है फिर? सेक्युलर। इस सेक्युलर शब्द को काफी मिसयूज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि कई बार ब्लेम किया जाता है गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। ये गवर्नमेंट सेक्युलर नहीं है। आपका मानना क्या है कि क्या सच में प्रेजेंट गवर्नमेंट सेक्युलर है कि नहीं है? क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट पंथ निरपेक्ष है कि नहीं है? पंथ निरपेक्ष मीन्स सभी धर्म क्या होना? समान होना। और दूसरी बात, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे किसी पद्धति को फॉलो करने के लिए। सब अपने अपने तरीके से अपने भगवान जिसको ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंफ्यूजन दूर करता हूं। बीजेपी वालों का बोलना है कि हिंदू धर्म ही क्या है? सेक्युलर। तो अगर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी क्या है? सेक्युलर। हिंदू जो होता है वो जन्म से क्या होता है? सेक्युलर। क्या ये बात मतलब है कि नहीं है? क्या हिंदू जन्म से सेक्युलर है? हिंदू धर्म ही सेक्युलर है? ठीक है, चक्कर है हिंदू धर्म ही सेक्युलर है। टीचिंग ऐसी मिलती है बच्चों को। हेमांग क्या कहना चाहते हैं? देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, हिंदुइज्म में जैसा उनका मानना है, हिंदुइज्म में कोई एक भगवान नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं है। और हिंदुइज्म क्या बोलता है कि किसी भी भगवान को मानो सच्चे मन से, वासुदेव कुटुंबकम, वो दुनिया एक ही है। और रास्ता कोई भी चुनो वहां तक आप पहुंच सकते हैं, किसी भी रास्ते। पूजा करनी है, पूजा मत करो, भजन गीत गा लो, मंत्रोच्चारण कर लो, राइट? क्या हिंदुइज्म में ऐसा प्रावधान है कि आप शंकर की पूजा ना करके
पार्वती करके करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। ऑलरेडी क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है। कई लोग शिवलिंग को पूजते हैं, कई लोग राम को पूजते हैं, तो कई जगह दुर्गा पूजी जा रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इतनी डाइवर्सिटी है। यदि इनमें से कोई बोल रहा कि नहीं मैं संतोषी माता को पूजूं, तो पूछ भाई तू भी। तो बोल रहा कि नहीं संतोषी माता नहीं, अल्लाह को पूजना है। तो जब ऑलरेडी इतने ज्यादा भगवान पूजे जा रहे हैं, तो एक आध और आ जाए तो क्या दिक्कत है? उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, जन्मजात से क्या है, हम लोग सेक्युलर हैं। उनका मानना है कि जो दूसरे धर्म है जिनमें कि एक जैसे इसमें यूनिफिकेशन ऑफ गॉड है कि गॉड एक ही है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका धर्म ही सही और बाकी धर्म जो है, जो बाकी विश्वास है, वो मिथ हो जाते हैं, मिथ्य हो जाते हैं। बट हमें इसमें नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि सेक्युलर गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट सबके लिए क्या है, समान। हमें हिंदू धर्म में नहीं जाना है। एक ही सनातन धर्म बने। हाँ जी, हिंदू जो है वो फॉरेनर है। हिंदू सिंधु से आया, क्योंकि अरेबिक जो अरब के लोग थे, उनको उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग थी हमसे, तो वो सिंध को वो हिंद बोलते थे, सिंध नदी को। तो सिंधु को उसने हिंदू बोल दिया, राइट। हिंद महासागर कैसे बन गया? हिंद कहाँ है यहाँ पे? सिंध थी नदी, सिंध नहीं जा रही है नीचे को, तो जिसमें पड़ी सिंध, सिंधु नदी वो बन गया हिंद। मतलब हिंद नदी पड़ गई और हिंद हिंद महासागर हो गया। हिंद कहाँ है यहाँ? शब्द हिंद है ही नहीं कहीं पे भी। पंजाब से निकलो केरल तक, हिंद शब्द कहाँ है? कहीं नहीं है। सिंध था, सिंधी, सिंध से सिंधी भाषा के लोग बन गए। सिंध, पाकिस्तान में सिंध एक प्रांत है, कराची, सिंध, ये सब प्रांत है। तो वहां सिंध क्या है? प्रांत। सिंध किसके नाम में पड़ा है? सिंधु नदी के। उन्होंने क्या बोल दिया, उसको सिंध को हिंद बोल दिया, और सिंधु बन गई हिंदू, और जहां गिरते वो क्या है, हिंद महासागर बन गया, जो कि ऐसा नहीं था। जो भी है, तो हैविंग सेड दैट, हिंदू शब्द बेशक उनके द्वारा दिया हुआ है, मगर आज की डेट में ज्यादातर लोग इस क्षेत्र में जो मानने वाले लोग हैं धर्म को, उनको हिंदू बोल देते हैं। उनको सनातनी बोलो, चाहे वैदिक बोलो, कुछ मर्जी बोल दो, इस तरह से। तो ऐसे कंफ्यूज ना होना कि मतलब हिंदू है तो वो हिंदू धर्म को अलग ही चीज है। बस नाम दे दिया गया और कुछ नहीं, बस नाम दिया गया। ओरिजिनली सनातनी है या वैदिक है, कुछ है, ऐसा आप कह सकते हैं। बट कभी कॉम्प्लेक्स है काफी हिंदू धर्म, क्योंकि समय समय के साथ इसमें क्या है, चेंजेस आए हैं। बाइबल में कुछ चेंज नहीं आया है। बाइबल जो उस समय लिखी गई थी अब भी सेम है। कुरान का एक एक लफ्ज सेम है। तो चेंज कहां होने? खाली हिंदुइज्म में, क्योंकि हिंदुइज्म इज ओपन टू ऑल द बिलीफ सिस्टम, डाइवर्स है, ओपन टू ऑल द बिलीफ सिस्टम। कोई नई बात डाल दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट बाकी उसमें अगर आपने माइनर भी चेंज किया, हल्का से आपने चेंज किया, तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। आप चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर, मिसकोट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है इसके। बट जहां बात है सेक्युलर, बराबर होंगे। गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। जैसे अभी एक कानून इंप्लीमेंट किया जा रहा है, CAA मींस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वैसे 19 में लाया गया था, 2019 के अंदर, पर इसको इंप्लीमेंट अब करने जा रहे हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है CAA की। क्या बोलता है ये? क्या बोलता है ये? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए नॉन मुस्लिम्स, कौन से? नॉन मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़कर बाकी धर्म है जो वहां पे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, अगर आते हैं क्योंकि उनको सताया जा रहा है वहां पे, इस बेसिस पे भारत आते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं लोग, इंडिया कैसा देश है? सेक्युलर। तो ये जो कानून है, ये एंटी सेक्युलरिज्म है। ये धर्म के आधार पे क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन। मुस्लिम्स को भी क्यों नहीं ले रहे हो आप? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस CAA? क्या राय है आपकी? क्यों मुस्लिम को भी क्यों नहीं ले रहे हैं इसके अंदर? सिर्फ बाकियों को ले रहे हैं, मुस्लिम क्यों छोड़ दिया? हाँ जी, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टंट हो गया। इलेक्शन के टाइम ही क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं।
19 में जब ये जब 19 में लाया गया था तो 24 में क्यों इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? तो ये तो चुनाव का फायदा लेने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव का सरकार फायदा लेने जा रही है इस कानून से, चुनावी फायदा हो रहा है, मगर यहाँ सब लोग फायदे के लिए जीते हैं। और पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो हम करेंगे पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिशियन विल ऑलवेज डू द पॉलिटिक्स। और आप पाएंगे एवरी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट चुनाव से पहले ऐसे काम करती है, वो नया नहीं चला है। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से देखेंगे तो ये क्या हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। कि चुनाव के टाइम पर इसकी अधिसूचना जारी करने का क्या औचित्य है? जब इलेक्शन 1 महीना नजदीक पड़े हुए हैं तभी क्यों किया आपने ऐसा? तो सच में ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। मगर CAA लॉ सही है कि गलत है? उत्तर क्या है इसका? क्या उत्तर है? CAA लॉ सही है कि गलत है? उत्तर क्या है? सही गलत के चक्कर में मत पड़ना आप लोग, क्योंकि सही गलत हमारी ड्यूटी नहीं पता करना। हमारी ड्यूटी क्या है कि इसमें प्रावधान क्या है, सही है। जो लोग मेंस का पेपर लिखते हैं वो उसके राइट और रॉन्ग्स लिखते हैं, पर अभी आपको बोलूं कि इसमें क्या कमियां हैं तो आप ऐसी भाषा बोलते हो जो लिखेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे और आपको जेल में कर देंगे 2 साल के लिए कि ये ऐसी कॉपी में लिख के आया है, राइट? तो फिलहाल आपका व्यू एक मैच्योर व्यू नहीं है। आपका व्यू जो है वो मतलब देहाती या गांव में जो बातें हो रही है वो व्यू आ जाता है, तो वो व्यू हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कॉन्क्रीट व्यू, कॉन्क्रीट। कि देखिए इसमें प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि उन देशों में सताए लोग कहां जाएंगे बेचारे। तो अच्छी बात है कि वो इंडिया में आ रहे हैं, उनको शरण दी जा रही है, मगर मुस्लिम्स को छोड़ा जा रहा है, उनको नहीं इजाजत आने की। ये गलत है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलर नेशन। कभी भी सताए लोगों को धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। बट क्योंकि ये देश क्या है, इस्लामिक नेशन है, ये देश सेक्युलर नेशन नहीं है। इन देशों में कानून कैसा है, इस्लामिक है। इन 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लॉ कैसा है, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ है, सेक्युलर नहीं है। वहां पे इस्लामिक लॉ है। इन देशों में अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दें, दैट इज कॉल्ड, हाँ जी, इश्निंदा, जेल है 7 साल की, 7 ईयर जेल। प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आप थोड़ा भी कुछ बोल देना कि प्रॉफिट मोहम्मद यार अच्छे आदमी नहीं थे, 7 ईयर जेल, चलो अंदर। तो ये देश क्या है, इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश में अगर मुस्लिम ही नहीं सेफ है तो फिर कौन सेफ होगा? एक पॉइंट तो ये आता है। दूसरी बात क्या है, इस्लाम में 2 धर्रे हैं, शिया और सुन्नी। शिया सुन्नी का झगड़ा है, इस कारण से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सुन्नी मेजोरिटी में है, तो शिया को वो परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बम धमाके करते हैं उनके ऊपर, इस तरह से। तो सताया कौन है वहां पे? शिया भी है। अगर शिया वहां से बच के भारत आता है तो उसको इस कानून के आधार पर नागरिकता मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भाई तू मुस्लिम है तो नहीं मिलेगी। तो उस बेसिस पे तो गलत हो रहा है। बट इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये देश क्या है, इस्लामिक है, तो अगर इनके इस्लाम के धर्म में कोई झगड़ा चल रहा तो इनका सोल्यूशन खुद निकालें। और इनका आपसी कोई झगड़ा है ना धर्म का, अपने धर्म के अंदर, तो इनका सोल्यूशन कौन निकाले? इस्लामिक नेशन खुद निकाले इसका सोल्यूशन। काफी कंट्रोवर्शियल, आप इसमें मत जाइए, अंडरस्टैंड करें, एग्जाम में आ जाएगा। तो हमने क्या जानना है कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी सारे जो हैं यदि सताए हुए हैं, इफ दे आर एक्सप्लॉइटेड इन देयर नेशन, तो उनको भारत आने की पूरी जो है वो आजादी होगी और उनको यहाँ पे सेटल भी किया जाएगा CAA के तहत। सचिन की वाइफ नहीं है वो, सचिन जो अपना सचिन की वाइफ सीमा हैदर, तो वो तो वहां से आई है और वो यहाँ रह भी रही हैं। पूछा मोदी ने या किसी गवर्नमेंट ने, तुम किस बेसिस में यहाँ रह रही हो, राइट? इट मींस गवर्नमेंट भी जांच पड़ताल करती है और देखती है कि क्या इसकी नीयत सही है कि नहीं है, कोई जासूस तो नहीं कहीं। तो पहले उसकी जांच की गई थी NIA के द्वारा, तो NIA ने जांच की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच की और उसके कागज पत्र सब पता करवाए कि कहां से आई, कैसे है, क्या है, तो जासूस ना हो।
तो मालूम करा कि नहीं ये बिल्कुल प्योर क्या है जो भी है, तो उसके बेसिस पे वो यहाँ आई हैं। तो देखो अब उनकी वीडियो वायरल होती है और मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि सीए बहुत बढ़िया लॉ है, ऐसा है जो भी है। तो सीएए अगेंस्ट सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे करता है डिस्क्रिमिनेशन। बट ये लॉ गलत है, कंप्लीटली गलत नहीं है, ना ही कंप्लीटली सही है, ऐसा ही होता है। आगे हम डिस्कस करें तो एक और शब्द है इसके अंदर, इसके अलावा, हाँ जी, डेमोक्रेटिक। एक क्या और भी काफी शब्द है, समझाइए मुझे डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, अर्थात लोगों का तंत्र है, हाँ लोगों का शासन है। लोकतंत्र मीन्स लोग ही सरकार चुनेंगे, लोगों का तंत्र है, लोग ही गवर्नमेंट चुनेंगे। तो हमारे देश में कौन सरकार चुनता है, लोग चुनते हैं सरकार, तो ये डेमोक्रेटिक हुआ, जनता चुनती है सरकार को। बट हमारा जो क्या हो रहा है ऊपर से, हमारी डेमोक्रेसी है वो लिमिटेड है। कैसी है, लिमिटेड, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब संकुचित। क्यों है, क्योंकि हम चुन तो सकते हैं पर समय से पहले हटा नहीं सकते। चुनने का अधिकार है, हटाने का अधिकार नहीं है। सुख चुन लिया है ना, हटाने का अधिकार ही नहीं है उसको। 15 months एंड नो थर्ड क्लास वैकेंसीज। बैकबोन होती किसी भी स्टेट के थर्ड क्लास एम्प्लॉय, जो भी क्लर्क, पटवारी और ये सब कांस्टेबल्स होते हैं। बट 15 years आर गॉन। इवन टीचर स्कूल के अंदर देखिए आप, जेबीटी कमीशन कब हुआ था, 19 में, 20 में, 19 में होता ना, अंधेरा छाया उसके बाद। इट मीन्स गवर्नमेंट को चुनना तो राइट है हमारा, पर उसको हटाना राइट नहीं है। दैट इज वाई इंडियन डेमोक्रेसी इज लिमिटेड। अब आप बोलेंगे कि क्या कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जुगाड़ ऐसा है, चुन लिया तो गलती हो गई, चुन के इसको हटाते हैं, कुछ जुगाड़ ऐसा है। स्वीडन में है, स्विट्जरलैंड में है, फिनलैंड में है, ऐसा राइट है कि वहां पे अगर 1 लाख लोग लिखकर, मतलब इसको होते हैं रेफरेंडम, राइट टू रिजेक्ट, रेफरेंडम होता है वहां पे। तो अगर वहां पे 1 लाख जो लोग हैं अगर साइन कर दें तो तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है संसद में या विधानसभा में। तो मीन्स वहां लोग एक रेफरेंडम के जरिए हटा सकते हैं किसको, सरकार को। तो क्या हम हटा सकते हैं इस तरीके से, रेफरेंडम से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। तो ये प्रावधान यहां क्यों नहीं है हमारे पास, इसलिए है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, 140 करोड़। तो यहां लोगों से साइन करवाना, A4 साइज शीट कितने लेंगे, मुश्किल है कि नहीं है, ये साइन करना, वो लेके क्या लेके आए हुए। वहां लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते किस बात पे साइन कर रहे हैं। यहाँ का कोई प्रधान जाएगा बोला साइन कर दो, गांव से पूरा साइन करवा के लेके आ जाएगा। इट मीन्स लोग इंडिया के अवेयर नहीं है इस मामले में। तो गवर्नमेंट को समय से पहले हटाना, जिसको बोलते हैं रेफरेंडम करवाना, इंडिया में फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि ऐसा क्यों है भारत में कि हम सरकार को चुनते हैं तो 5 साल फिर हमारे सर पे वो नाचती है, जो मर्जी चाहे वो करती है। हम क्यों सरकार को समय से पहले हटा नहीं सकते, बिकॉज वो गवर्नमेंट एरोगेंट हो गई है, वो गवर्नमेंट तानाशाही हो गई है, वो गवर्नमेंट अनसिंपैथेटिक हो गई है। आंसर क्या दिया था मंत्री ने उस समय पे कांग्रेस के, कि कंपेयर मत करो इंडिया को किसके साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, क्योंकि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है 90 लाख, यूपी ही कहला उसका बाप है 21 करोड़। तो स्विट्जरलैंड ही जैसे देश यूपी में कोई 30 आ जाएंगे, 30 स्विट्जरलैंड, यूपी अकेला है। तो उन देशों की संख्या कम है, तो वहां पे साइन लेना बहुत इजी है, इधर तो साइन लेना बहुत मुश्किल चीज है। दैट इज वाई हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, लिमिटेड। हम चुनाव में वोट तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो ला सकते हैं, बट समय से पहले सरकार को
हटा नहीं सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा अपने उसमें लिख लेना, इसका चुन तो सकते हैं बट समय से पहले सरकार को हटा नहीं सकते हैं। ठीक है जी, वी कैन इलेक्ट गवर्नमेंट बट वी कैन नॉट टेक अवे द गवर्नमेंट, हम सरकार को हटा नहीं सकते। अब ये तो हुई जनरल सी बातें। कल हम बात करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चीजें पूछी जाती हैं प्रीएम्बल से, ऐसे क्या तथ्य हैं जो पता होंगे तो एग्जाम में आंसर हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, और आपका जो बिलीफ है अपने नॉलेज पे वो कब आएगा, जैसे आप पढ़ लेंगे, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप यहाँ वहाँ की बात बता रहे हैं, वो कब आता है, जब घमंड आता है अंदर बंदे के। किसी आदमी में घमंड होना भी बहुत क्या होता है, जरूरी, और एजुकेशन का घमंड भी क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, समझे। क्योंकि अगर आपके अंदर एक एरोगेंस, अच्छी एरोगेंस क्या होती है, जरूरी होती है अच्छी एरोगेंस, क्योंकि एक होती है बैड एरोगेंस कि पता ही नहीं है इसलिए एरोगेंट हो रखे हुए हैं, एक होता है कि नॉलेज है और फिर हल्की एरोगेंस होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो आइडिया होता है और आपकी जो नॉलेज होती है कभी टूटती नहीं है, सटीक रहती है, सटीक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये मानते हैं कि समाजवादी का मतलब ये होता तो यही होता है, यही होता है, दैट्स इट, राइट। बोलने का क्या है कि जब आपके अंदर थोड़ा सा ये एरोगेंसी नहीं होगी तो मेंस में आप लिखेंगे कैसे, जैसे जो बड़े एग्जाम देते हैं लोग, मेंस में कैसे लिखना है जब आपको खुद पे ही बिलीफ नहीं है कि हमें जो आता है वो सही आता है। दैट इज वाई ट्राई टू राइट बट बिलीव बिफोर दैट कि आप जो लिख रहे हैं दैट इज एक्यूरेट, दैट इज अप्रोप्रिएट। और दूसरी बात, जब भी कोई टॉपिक चलता है तो कोशिश करने की उसी ही दिन जाके किसी एक स्टैंडर्ड बुक से रिवीजन करना है, किसी बुक से, क्योंकि 4 बातें मैंने बताई हैं और 4 बातें आपको बुक बताएगी, 4 से 4 8 हो जाएगा, फिर आपकी स्टडी कंप्लीट होती है। और इन्हीं की जैसे मैंने लिखा वही आप नोट्स लेकर वही चल रहे हैं, तो कोई एक बात यहाँ वहां से अगर छूट गई मुझसे तो फिर वो एग्जाम में आ गई तो क्या होगा। तो कोई भी बुक आपके पास है किसी भी एग्जाम के लिए, आप उसको जाकर पक्का देखें। तो आज आपने क्या करना है कि प्रियम्बल के का चैप्टर जो आपकी बुक में है उसे देख कर आना है, फिर जब मैं बातें कल बताऊंगा ना तो आपके दिमाग में बातें सारी रोटेट होंगी। ठीक है जी, बड़ी ज्यादा